बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट की थी ड्यू टू डाइपोल एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। आपने डिफरेंट केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। आज आप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। मतलब चार्जेस किसी पॉइंट पे नहीं है, बल्कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्जेस किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। आप ये कंसीडर करेंगे कि चार्जेस एक थिन लाइन, जिसकी कोई भी शेप हो सकती है, उसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, आपका कोई शेप भी हो सकती है, जैसे सर्कुलर शेप, रिंग भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है। ठीक है, आपका स्क्वायर शेप में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। कोई भी आपके पास इस केस में हो सकती है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्जेस, जो आपके पास चार्जेस होंगे वो लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये केस ले रहे हैं अपनी आसानी के लिए, एक केस ले रहे हैं कि जिसमें चार्जेस सर्कुलर फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, लेकिन चार्ज की शेप क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये आपके पास जिस तरह चार्जेस इस रिंग के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। आप कंसीडर करेंगे आपके पास चार्जेस एक रिंग की फॉर्म में। आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं ये कोई प्लास्टिक की चीज है, कोई प्लास्टिक का रिंग बना हुआ है, जिसके ऊपर चार्जेस को आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है चार्ज किसी भी जगह पे सेम है। आप कोई भी लेंथ ले लें, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लें या 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लें, इसमें बराबर चार्ज आपके पास आएंगे। जितना 1 सेंटीमीटर का आपके पास यहाँ से यहाँ तक जितना 1 सेंटीमीटर का पे चार्ज आएगा, उतना ही किसी भी रीजन पे, मतलब सब रीजन पे चार्जेस क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने चार्जेस की शेप कौन सी ली, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। रिंग आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, रिंग है, प्लास्टिक का बना हुआ है, मतलब अब मेटेलिक में चार्जेस कंडक्ट, मेटेलिक आपके पास कोई चीज होगी तो चार्जेस को कंडक्ट कर देगी, चार्जेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। प्लास्टिक की ये चीज ली हुई है कि यहाँ पे इस पे चार्जेस क्या है, इसी इसकी सरफेस पे रहेंगे। ठीक है, आपने लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ रिंग ले ली, जिसपे पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और आपके पास इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एंड द केस इज चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रिंग, अलोंग द सर्कल, आप कह सकते हैं। फिगर जो हमने अभी देखी 22.11 ये बता रही है आपके पास एक रिंग है जिसका रेडियस है आर, चार्जेस इस पे इसके रिंग के सर्कमफेरेंस के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। प्लास्टिक की बनी हुई है, मतलब चार्ज अपनी जगह पे मौजूद है। अब चार्जेस जब मौजूद हैं तो रिंग के अराउंड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो रिंग के ये जो सेंट्रल एक्सिस है, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से पास कर रहा है, इस पे एक पॉइंट है P। हमने इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मींस वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस, ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग जो पॉजिटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट जिस पे किया हुआ रिंग पे, इसकी वजह से हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब जो मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि आपने एक दो चीजें जो पढ़नी है, वो है, आपको मैंने एक दो तीन चीजें बताई थी, उनमें से एक चीज आपको बताई थी पढ़ने की, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों, चार्जेस पूरी रिंग के सर्कमफेरेंस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ऐसे केसेस में हम जो इस रिंग के ऊपर है चार्ज, इस टोटल चार्ज को कंसीडर करने के बजाय एक और क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है,
आप ये देखें, हम ये कह रहे हैं बच्चों कि जैसे कहा द चार्ज ऑफ एक्स इज ऑफन द चार्ज, ये देखें जैसे द चार्ज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज ऑफन conveyed in terms of charge density rather than total charge। कि आप जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब चार्जेस अगर पॉइंट चार्ज नहीं है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, इस केस में टोटल चार्ज की जगह चार्ज डेंसिटी भी ले सकते हैं। और लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए जो आप चीज़ यूज़ करते हो चार्ज डेंसिटी, मैंने आपको ये कहा था कि ये चीज़ आपने पढ़नी है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम पर मीटर। ठीक है, और इसका फार्मूला देखिए बच्चों, आपने जब ये पढ़ेंगे तो इसका फार्मूला आपके पास, आप उसको देख लेंगे। यहाँ मैं जस्ट इसके एक थोड़ी सी आपको चीज़ दिखाऊं कि अगर आपके पास टोटल चार्ज किसी लाइन के अलोंग है, कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं, उस पे टोटल चार्ज क्यू है और उस लाइन की लेंथ है एस, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एस। अभी डी को छोड़ दें आप, क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एस, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, इसके इक्वल होती है। मतलब बच्चों, अगर आपके पास चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि एक लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप चार्ज की जगह एक और क्वांटिटी ज्यादा बेहतर होती है हमें यूज करने के लिए, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और वो बराबर होती है सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। अब अगर स्मॉल, आपने स्मॉल लेंथ ली हुई है, तो उस स्मॉल लेंथ पे जो स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डी एस, ये चीज यहाँ पे हो जाती है। तो आपने ये मैंने बता दिया था कि आपने ये देखनी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखें, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एस, क्यू कूलम, एस लेंथ है। तो एस आई यूनिट जो होगी बच्चों, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की कूलम पर मीटर। इसको हम डिफाइन इसमें करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, के एक मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जितना ज्यादा चार्ज होगा, तो हम ये क्या है, जब आपके पास एक्सटेंडेड पोजिशन फॉर्म में हो चार्ज, मतलब चार्ज लाइन के अलोंग हो, तो हम चार्ज को कंसीडर करने के बजाय हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है कंसीडर करना लाइन चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों, हमारे पास दो तीन प्रॉब्लम्स हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से, तो दो तीन यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम ये देखो बच्चों, जो आपने पहला प्रॉब्लम ये बच्चों, जो हमने इक्वेशन 22.3 E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर वाली इक्वेशन देखी थी, वो तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए यूज होती है। यहाँ पे चार्जेस लाइन की फॉर्म में, मतलब उनकी कोई लेंथ होगी आपके पास सर्कुलर फॉर्म में, अगर आपके पास रिंग की फॉर्म में, तो थोड़ा टोटल जो उसका सर्कमफेरेंस होगा तो लेंथ होगी, तो पॉइंट चार्ज तो ना हुआ। तो जबकि हमने जो फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वो पॉइंट चार्ज के लिए था। फिर हम क्या करेंगे, फिर बच्चों इसका हल ये निकालते हैं कि टोटल रिंग को, पूरे रिंग को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक की लेंथ फर्ज करो डी एस है, ये इतने छोटे हैं कि आपके पास ये जो चार्ज है, कि वो, ये जो रीजन है, इस चार्ज के अंदर, इस रीजन के अंदर चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज ही लगेगा। मेरी बात समझ आप, कि देखें, हमने E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए बड़ा था। रिंग ऑफ चार्जेस के लिए इसको किस तरह अप्लाई करेंगे, तो रिंग ऑफ चार्जेस के लिए अप्लाई करने के लिए, जैसे अब चार्जेस रिंग के अलोंग हैं, रिंग के सर्कमफेरेंस के अलोंग हैं, तो हम इस केस में कि हम ये कैलकुलेट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट पी पे कितनी होगी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते। उस फार्मूले को यूज करने के लिए हमने क्या किया, पूरी रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक की लेंथ है ds, पार्ट इतना छोटा है कि आपके पास ये इस रीजन के अंदर चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। मतलब ये बिल्कुल स्मॉल लेंथ आपने ds ले लेनी है, और इस ds के लिए क्या कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देना है। फिर अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम
पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई Q डिवाइड बाय R स्क्वायर वाला फार्मूला। यहाँ पे किसने अप्लाई होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे रिंग को डिवाइड किया, हर एक के लिए कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉइंट पे। दूसरा प्रॉब्लम अब ये आ गया बच्चों, आप इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। फर्ज करें आप इससे बिल्कुल सामने अपोजिट वाले पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसकी ये चीज, ये डायरेक्शन आएगी उसकी, ये इस तरफ जा रही होगी। इसका मतलब है कि चार्जेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, चार्जेस की देखें आप इस छोटे छोटे पार्ट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब डिफरेंट पार्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, वो डिफरेंट, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। मतलब इस साइड, ये जो अभी यहाँ इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, ये डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पे जो होगा चार्जेस उनके लिए कैलकुलेट करोगे, ये डायरेक्शन आएगी, तो हर एक के लिए क्या आ रही है, डिफरेंट डायरेक्शन। उसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आपको पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस केस को हम के आपके पास हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट डायरेक्शन आएगी। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि आप सारे आपके पास जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपके पास इस रिंग के पार्ट्स हैं, इनके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हो। एक आ जाता है बच्चों, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, और इस तरफ एक आएगा परपेंडिकुलर। मतलब इसको हल करते हैं वो आगे, आप ये चीज आएगी आगे कि इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, हर पॉइंट के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो क्या करेंगे, फिर हम इसको हल करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। आप अभी आगे देखेंगे एक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दूसरा कंपोनेंट सब के लिए सेम आएगा इस डायरेक्शन में, ये आगे अभी डिस्कस होने वाला है। तीसरा प्रॉब्लम बच्चों ये कि हम इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जब पूरे रिंग को, हर एक के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला, हर एक रिंग के पार्ट को छोटे छोटे, इतने छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया तो कितना ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो बच्चों इसके लिए हमारे लिए आसान हो जाता है, जिस तरह आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि समेशन एडिशन की एक दूसरी फॉर्म है रेमन समेशन, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, एक छोटे से के लिए कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करेंगे इस रिंग के अलोंग, तो पूरी आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड प्रॉब्लम कि छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह आएगी, तो उसका हल ये निकला कि आपने एक छोटे पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दी इस पॉइंट के लिए, उसके बाद आपने ये करना है कि सारों के लिए फाइंड करने के लिए, सारे रिंग ऑफ चार्ज के लिए, पूरे पूरे जितने भी चार्जेस इस रिंग पे मौजूद हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये भी आगे स्टेप आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए जो मैंने पहले भी डिस्कस की, अगर आपके पास पूरे रिंग पे चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू, पूरे रिंग की लेंथ है एस, तो लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एस। जिस तरह ये लैम्डा इज इक्वल टू ये क्यू डिवाइड बाई ये एस। लेकिन अगर जब आप स्मॉल पोर्शन ले रहे हो डी एस, इस स्मॉल पोर्शन पे चार्ज कितना ले रहे हो, डी क्यू, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एस, या लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस। मतलब आप जब स्मॉल लेंथ ले रहे हो तो डी एस, इस पे स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एस। अच्छा बच्चों, अब हम कैलकुलेशन की तरफ आ रहे हैं। आपने क्या किया, एक स्मॉल पार्ट ले लिया पूरे रिंग का जिसकी लेंथ है डी एस, इस रिंग पे चार्ज कितना है, डी क्यू, कितना चार्ज है इस स्मॉल पार्ट पे, चार्ज है डी क्यू। तो इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस स्मॉल पार्ट जिसका चार्ज है डी क्यू, इसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो फार्मूला हम पहले पढ़ाए हैं, E इज इक्वल टू 1/4 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब यहाँ पे डी क्यू लिखेंगे तो यहाँ पे भी डी ई, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू 1/4 डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एस, आपने ये पुट कर दिया।
और ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखो पॉइंट पी और इस चार रिंग के सेंटर का डिस्टेंस है z, इस सेंटर से रिंग के आउटर एज का रेडियस मतलब रिंग का रेडियस है r, इस पॉइंट जहां पे चार्जेस हैं वहां से जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इसका डिस्टेंस r, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें आपके पास ये बेस है बच्चों, जहां दिन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा होता है, एक बेस होती है एक हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर है, ये कैपिटल R परपेंडिकुलर है, स्मॉल r हाइपोटेन्यूज और ये z क्या है बेस। यहाँ अगर आप पैथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये जो r की जगह हमने ये पुट करना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो ये स्मॉल r की जगह बच्चों कैपिटल Z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर आपने ये पुट कर दिया, ये आपके पास ये आ गया। अब बच्चों देखो बच्चों, रिंग से लेके पॉइंट P तक पूरे रिंग का डिस्टेंस, रिंग के किसी भी पॉइंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। तो रिंग के किसी भी पॉइंट से लेके इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस सेम होगा, तो हर पॉइंट के रिंग के हर स्मॉल पार्ट से जितने भी जिस मर्जी पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें उसका मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। क्यों, रिंग से पॉइंट P तक, रिंग के किसी भी पार्ट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा, जिसकी वजह से आप किसी भी स्मॉल पार्ट जो रिंग के किसी भी जगह पे मौजूद हो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड यही आएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखें अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, जिसकी डायरेक्शन ये है, इसको सेंटर वाला जो आपके पास सेंट्रल एक्सिस है इसका इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा। अगर आप इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, इस पॉइंट इस पैच की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर वाली लाइन के साथ एंगल बन रहा है थीटा। अब हम इसको अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो नीचे हम फिगर पे जाऊंगा, ये दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी पॉइंट की वजह से जो हमने पहले देखा चार्जेस की वजह से। अब यहाँ पे बच्चों दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ये वाला ऊपर डीई कॉस थीटा, और एक ये वाला जिसके साथ लिखा हुआ नहीं ये है डीई साइन थीटा। इस कंपोनेंट को कहते हैं पैरेलल कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका एक्स कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में डीई कॉस थीटा, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट डीई साइन थीटा ये डायरेक्शन है। ये अगर बच्चों आप इस रिंग के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला ये स्मॉल चार्जेस इस जगह पे कंसीडर करें तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस पॉइंट से इस तरफ बिल्कुल ऑपोजिट। बच्चों जो दूसरे चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन ये है ना, तो जबकि अगर हम इस रिंग के इस हिस्से से बिल्कुल अपोजिट साइड वाले हिस्से को देखें तो क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन बनेगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो इसके इस साइड पे बनेगी। अब उसको जब हम कंपोनेंट जो सामने वाला हिस्सा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें बच्चों, एक ये कंपोनेंट आ जाएगा पैरेलल कंपोनेंट और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब आप यहां से सामने देख सकते हैं बच्चों कि y कंपोनेंट मतलब डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट या जो परपेंडिकुलर जिसको कंपोनेंट कह दिया वो क्या आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट। ये बिल्कुल अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। जबकि ये जो x कंपोनेंट है वो इसकी वजह से जो आपके पास जो x कंपोनेंट है वो ये वाला चार्ज हो, इस रीजन वाला चार्ज हो, या बिल्कुल अपोजिट रीजन वाला चार्ज हो, x कंपोनेंट आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। देख सकते हैं आप बच्चों एक्स कंपोनेंट फिगर में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये इस डायरेक्शन में आएगी उसको कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, ये वाला कंपोनेंट और दूसरे का ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई है इसका एक्स कंपोनेंट ये होगा, और जो चार्जेस इस रीजन में होंगे बिल्कुल अपोजिट वाला रीजन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन होगी उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो फिर अगेन
एक्स कंपोनेंट उसका भी ऊपर आएगा। देखो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि दो कंपोनेंट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सारी रिंग को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा है जो ऐड होता जाएगा सब के लिए, और एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा है जो सब के लिए कैंसिल करता जाएगा। तो सिर्फ इसका मतलब है पूरे रिंग ऑफ चार्जेस के लिए सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, डीई कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हमने पहले पढ़ दिया था कि बेस कौन सी है, z, और हाइपोटेन्यूज r। तो cos थीटा इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय r। तो de cos थीटा क्या हो जाएगा, de cos थीटा इज इक्वल टू de के लिए आप de आपके पास है 1/4 लैम्डा ds डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और cos थीटा आपने ये देखा, cos थीटा इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और पावर 1/2। तो de की वैल्यू इक्वेशन नंबर 22.12, और cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 22.13 से पुट करेंगे, तो de cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 z लैम्डा होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू ds। ये आपके पास आ गया। मतलब ये बच्चों DE इज इक्वल टू, ये आपके पास एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक कंपोनेंट साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहे थे, वो खत्म हो गए, तो जो एक कंपोनेंट बचा वो कौन सा बचा, DE cos थीटा। तो DE cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग से जो कंपोनेंट आपके पास cos थीटा वाला सिर्फ बच गया, उसको इंटीग्रेट किया तो E इज इक्वल टू इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, मतलब आप यहाँ पे कह सकते थे डीई टोटल इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा, तो जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। तो इंटीग्रल डीई कॉस थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे थी 1/4 ये वाली आपके पास जो इक्वेशन नंबर 22 से आ रही है, 22.14 से आ रही है, वो पुट किया। अब देखो बच्चों, z डिस्टेंस कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, ये सब चीजें कांस्टेंट है। यहाँ पे ये एक वेरिएबल है ds, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन पे लिमिट्स लगाएंगे। आपके पास लिमिट क्या लगाई, 0 से 2πr। मतलब अगर इस पोजीशन को आप 0 कहें तो ये टोटल s जो आएगा, जो लेंथ टोटल आएगी वो कितनी होगी, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr होता है। तो बच्चों 0 स्टार्ट लेके 2πr तक ये आपके पास लिमिट आ गई। ये आपके पास लिमिट आ गई। आपने इंटीग्रेट तो सिंपल है, इसको s आएगा, s को जब आप पुट करेंगे क्या, इंटीग्रेट करेंगे ds को s आ जाएगा, तो 2πr पुट किया तो ये आ गया -2 और लिमिट 0 होगी। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसमें आपने रिंग लिया। अब बच्चों अगर आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट बहुत दूर है रिंग से, उस वो रिंग के रेडियस के मुकाबले में जो आपके पास रिंग है, रिंग के रेडियस के मुकाबले में वो पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब इफ z इज ग्रेटर देन r, तो क्या करेंगे, तो फिर आप ये r को निग्लेक्ट कर देंगे, z की पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल, z की पावर 3, लेकिन ऊपर भी एक z है, वो उसकी पावर कैंसिल कर e इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। लेकिन ये उस केस में होगा जिस केस में आपके पास, अगर आपके पास ये वाला जो पॉइंट है z, ये बहुत दूर किसी जगह पे है, मतलब इसका साइज कैपिटल R से बहुत ज्यादा है, तो कैपिटल R को कर देंगे निग्लेक्ट। ठीक है, और ये आपके पास फार्मूला E1/4 डिवाइड बाय z स्क्वायर आ गया। और बच्चों ये आगे बाकी चीजें पढ़ लेंगे साथ, इसके बिल्कुल सिंपल है। तो हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। डिस्क आप देखें, रिंग अंदर से हॉलो होता है, डिस्क फिल्ड होती है अंदर से भी, डिस्क खाली नहीं होती।
तो अभी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क।